हेलो गर्ल्स, आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे डोवर बीच। तुम लोग का जो आ रहा है 12th में। तो ये पोएम का राइटर कौन है? मैथ्यू आर्नल्ड। ये पेज नंबर 25 है रिवरी वाला बुक में तुम लोग का। तो हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888 तक थे जिंदा। कौन थे? वॉज एन इंग्लिश पोएट। ओ मतलब कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, यूके के, ब्रिटिश थे ये। एंड अ कल्चरल क्रिटिक whose work remains almost the best known of 19th century English poetry। तो 19th century के राइटर थे और 19th century एक इम्पॉर्टेंट एरा है इंग्लिश राइटिंग में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट नोन पोइट्स में से एक थे। He wrote on a variety of subjects but is best known for his poems on nature, modern society and modern instruction। तो नेचर पे लिखते थे, मतलब रोमांटिक पोएट थे। और मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस, मतलब 19th सेंचुरी में बहुत मॉडर्निज्म आया था, बहुत चीज़ मॉडर्न हो रहा था, तो उस पर वो लिखते थे। आर्नल्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द 3 ग्रेट विक्टोरियन पोएट अलॉन्ग विथ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग दो महान पोएट थे 19th सेंचुरी का। उसमें से इनका नाम भी जोड़ा जाता है एज अ 3rd ग्रेट विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नल्ड का, अलॉन्ग विथ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक आदमी का नाम है, बीच में कॉमा दिया, कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमा से, ये एक आदमी का नाम है। आर्नल्ड वॉज कीनली अवेयर ऑफ इज प्लेस इन पोइट्री। ठीक है, आर्नल्ड समझते थे कि वो 3rd है, 1st और 2nd एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग है, और उनको 3rd पोजीशन मिलता था, तो वो जानते थे अपना पोजीशन। चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ो। लास्ट स्टैंजा में आओ, डोवर बीच पोएम के बारे में। ये पोएम से हम लोग को क्या समझ में आता है? पोएम किस बारे में? द पोएम डोवर बीच रिटन इन 1867। 1867 में लिखा गया था, पब्लिश कुछ साल बाद हुआ था। और ये जो ईयर है 1867, ये ईयर इसका मतलब इसका अराउंड थोड़ा पहले 1-2 साल का ईयर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड का शादी अराउंड इसी 1-2 साल के बीच में हुआ था। जब ये पोएम लिखे थे उसी दौरान इनका शादी भी हुआ था नया नया। तो इसलिए हम लोग को भी आगे पोएम में इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए बता दे रहे हैं। द पोएम डोवर विच रिटन इन 1867 इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो पोएम का क्या फॉर्म है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद करके रखना होगा। ये है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन अ नॉर्मल लैंग्वेज और नॉर्मल सेंस, थोड़ा उसको ड्रामेटाइज करके लिखा गया है। और मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनोलॉग एक ऐसा स्पीच है जो एक सिंगल पर्सन देता है, बट अकेले में नहीं दे रहा है, उसको सुनने वाला ऑडियंस कोई ना कोई है, 1 है, 2 है, 4 है, कितना भी ऑडियंस होता है, बट कोई ऑडियंस है उसको सुनने वाला। बट वो जो सुनने वाला है वो कुछ नहीं बोल रहा है, लिसनर्स जो है, ऑडियंस जो है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ स्पीकर ही बोल रहा है, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। और जब डायलॉग हो जाएगा, मतलब स्पीकर ही बोल रहा है, लिसनर ही बोल रहा है, दोनों एक दूसरे से बात करें, या 2 आदमी 3 आदमी एक दूसरे से बात करें, तो वो डायलॉग्स हो जाते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आया। And presents the ephemeral human feeling of sadness through the image of sea। और ये पोएम में हम लोग को क्या दिखने को मिलेगा? एफिमेरल ह्यूमन फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पे ये कोई मतलब कुछ सेलिब्रेट करने का या कुछ हैप्पी चीज़ के बारे में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कुछ सैडनेस से रिलेटेड पोएम है। एफिमेरल ह्यूमन फीलिंग का सैडनेस, एफिमेरल मतलब क्या होता है? विच इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, जो चीज़ आता है और फिर से चले जाता है। तो ऐसा फीलिंग जो आया, कुछ देर तक ठहरा और फिर वो चले गया, उसको एफिमेरल बोलेंगे, एफिमेरल फीलिंग। तो एफिमेरल ह्यूमन फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये सैडनेस वाला फीलिंग जो है वो राइटर को कुछ टाइम के लिए आता है और फिर राइटर रिकवर कर जाता है, नॉर्मल सेंस में आ जाता है। और सैडनेस जो है वो किस चीज़ से कंपेयर करके राइटर यहाँ पे दिखाएगा? सी को। राइटर सी को देखते रहता है और सी का जो हरकत रहता है, वो सब साउंड जो निकलता है सी के आसपास, जो लाइट्स रहता है, वो सारा देख के राइटर कुछ चीज़ से कंपेयर करता है और जो चीज़ उसको सैड कर देता है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू दैट द despair, hopelessness and frustration in the world is due to the decline of religious faith। तो यानी अभी राइटर जो
वर्ल्ड में जी रहा है, जो सिचुएशन में जी रहा है, जो उस टाइम माहौल है उसका, वो क्या है, फुल ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन। और ये सब किस वजह से आया, क्या हुआ जो ये सब डिप्रेशन आया, होपलेसनेस आया, डिस्ट्रक्शन आया, फ्रस्ट्रेशन आया, वो हुआ ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ में कमी आने के वजह से ऐसा हुआ। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि मैथ्यू आर्नल्ड इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि स्पिरिचुअलिटी पे और रिलीजन पे बहुत भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए जब रिलीजियस फेथ डिक्लाइन करा 19th सेंचुरी में, तो मैथ्यू आर्नल्ड जैसे बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत अपसेट, डिप्रेस्ड और सैड हो गए कि अब ये क्या हो रहा है, इसके बाद दुनिया का क्या होगा। द पोएम इज़ मार्क्ड बाय एन एलेजिक नोट। तो पोएम में क्या है, एक एलेजिक नोट है। तो एलेजी एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है इंग्लिश में। एलेजी से आया है एलेजिक। तो एलेजी क्या होता है, राइटिंग फॉर समवन हु इज़ डेड, ठीक है, या कोई चीज़ कोई मर गया, या कुछ चीज़ लॉस्ट हो गया, खो गया, समथिंग लॉस्ट हो गया, कुछ खो गया। सम पर्सन भी हो सकता है या समथिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, रिलीजियस फेथ जो है वो मर रहा है या फिर खो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलेजी। तो एलेजिक टोन है, मतलब किसी चीज़ का खोने का, किसी चीज़ का ख़त्म होने का यहाँ पे सेंस बनता है ये पूरे पोएम में, जिसके वजह से राइटर जो कुछ समय के लिए उदास हो जाते हैं, एफीमेरल फीलिंग ऑफ सैडनेस आता है उनके अंदर, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे हम लोग, और ये पोएम अच्छा पोएम है, पढ़ेंगे इसको। देखो ये पोएम भी 19th सेंचुरी का है, पोएट भी 19th सेंचुरी का फेमस पोएट है। तो 19th सेंचुरी जो था विक्टोरियन एरा बोलते हैं जिसको, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो रूल कर रही थी इस सेंचुरी में। सेंचुरी मैंने पता है तुम लोग को 100 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट इस पीरियड में क्वीन विक्टोरिया जो है वो रूल की थी, तो इसलिए इसको विक्टोरियन एज बोलते हैं। तो उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, हिस्ट्री में भी, लिटरेचर में भी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि राइटर लोग जो होता है वो जिस एरा में रहता है, जैसा उसके आसपास हालात रहता है, उसी से इंस्पायर होकर लिखता है। तो हम लोग को उस एरा के बारे में पढ़ना होगा अगर हम लोग को राइटर का जो राइटिंग है, जो उसका वर्क है, जो पोइट्री या प्रोज कुछ भी है, उसके बारे में अच्छा से समझना है, उसका फीलिंग्स को, उसका हिडन मीनिंग को अच्छा से समझना है, तो हम लोग को उस एरा के बारे में भी समझना होगा। इसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एराज में एक है विक्टोरियन एरा, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या क्या बदलाव हो रहा था, जिसके वजह से बहुत लोग अलग अलग तरीक़ा से इफ़ेक्टेड हो रहे थे। क्या बदलाव हो रहा था 19th सेंचुरी में, जो इंग्लैंड में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुआ था। पहले क्या होता था, उससे पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं था उतना, सिर्फ एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड करते थे, और लैंडलॉर्ड्स होते थे, अपना लैंड दे देते थे गरीब पीजेंट्स लोग को, वो लोग उसमें कुछ उगाते थे, फिर वो बेचते थे। इसी तरह इंग्लैंड में रोज़ी रोटी चलता था। बट अचानक से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ बनना स्टार्ट हो गया, मिल्स बनना स्टार्ट हो गया, फैक्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गया। और ये सब कहाँ लगने लगा, शहर में, गाँव में तो लगेगा नहीं, अर्बन सिटीज़ में, अर्बन जगह में लगने लगा। और जो काम हाथ से होता था पहले, अब वो सब काम मशीन से होने लगा। तो जो गरीब लेबरर्स थे, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उन लोग का काम बहुत कम हो गया। और क्योंकि उन लोग का लैंडलॉर्ड्स जो थे पहले, जो लैंड देते थे चाहिए पीजेंट्स लोग को फल सब्जी उगाने के लिए, वो लोग अब इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे। तो ये गांव से जितना पीजेंट्स लोग हैं, लेबरर्स लोग, गरीब लोग जो है वो शहर की तरफ भागे कि हमको भी कारखाना में, फैक्ट्री में कुछ काम मिल जाए, मेरा भी रोज़ी रोटी चले। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा क्या हुआ, 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन, तुम लोग जानते होगे, बायोलॉजिस्ट था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। चार्ल्स डार्विन का द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ ये बुक आया 18th सेंचुरी में ही, 1864 में शायद चार्ल्स डार्विन का ये द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ आया। और चार्ल्स डार्विन का जो डार्विनिज़म था, डार्विनिज़म थ्योरी क्या था कि ह्यूमन जो है वो एप से ही इवॉल्व हुआ है और फिर जाके ह्यूमन बीइंग बना है। ये चीज़ तो पहले कभी कोई नहीं जानता था, ना मानता था। इससे पहले दुनिया में सब लोग मानते थे कि नहीं, हम लोग को गॉड ऊपर से, हेवन से भेजे हैं, हम लोग गॉड के बनाए हुए इंसान हैं डायरेक्ट, हम लोग जानवर से इंसान नहीं बने हैं। ये जो रिलीजियस फेथ था, जो चर्च का बात सब लोग जानते थे, जो प्रीस्ट बोलता था, ये सब बात लोग जानते थे। अचानक से साइंटिफिक डेवलपमेंट होने की वजह से, डार्विन का ये थ्योरी आने की वजह से बहुत हलचल मच गया।
इंग्लैंड में, और लोग बोलने लगे कि कौन सही है भाई, डार्विन सही है या चर्च में जो बोला जाता है वो सही है, हम लोग को गॉड बनाए हैं या फिर हम लोग एप से मंकी से इवॉल्व होके ह्यूमन बींग्स बने हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ गया, लैक ऑफ फेथ आ गया। कुछ लोग रिलीजन पे विश्वास करते थे, कुछ का विश्वास आस्ते आस्ते ख़त्म होते गया। तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन और एक डरा हुआ माहौल पूरा हो गया पैदा। ये सेकंड चीज़ हुआ। ऊपर से इंग्लैंड इस वक्त बहुत पावरफुल होने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटिश लोग बहुत पावरफुल होने लगा और वो लोग पता ही है क्या करना स्टार्ट किया, कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया दुनिया में हर जगह। तो एक छोटा सा स्टेट हो के, छोटा सा कंट्री हो के, छोटा सा आइलैंड कंट्री हो के ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना पावर जमा लिया। हर जगह इसका कॉलोनी हो गया। इंडिया भी इसका कॉलोनी में आ गया था, हम लोग जानते हैं। इंडिया पे भी ये कब्ज़ा पा लिया था। हर जगह से रॉ मटेरियल लेके जाता था, अपना इंडस्ट्री में लगाता था और अपना तरक्की करता था, पैसा कमाता था। तो ये सब इतना सारा बदलाव एक ही साथ जो हो रहा था, जिसकी वजह से फ़ायदा के साथ साथ बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था इंग्लैंड के लोगों को। गरीब लोग का हो रहा था नुकसान, वो लोग को समझ में नहीं आया था क्या करें। चाइल्ड लेबर हो गया था, छोटे छोटे बच्चे लोग को कारखाना में सब में सब कोल का माइंस में ज़बरदस्ती काम करने के लिए भेजा जाता था। वुमेन लोग गलत रास्ता पे, प्रोस्टिट्यूशन पे उतर गई क्योंकि पैसा नहीं है, कैसे कमाएं कैसे खाएं। और इसी दौरान उस वक्त क्लास डिवीज़न भी बहुत चलता था। ब्रिटिश, ऐसा नहीं है कि हम लोग का इंडिया में खाली छोटा जात बड़ा जात का प्रॉब्लम है, ये अंग्रेज़ लोग में भी बहुत था पहले से। तो ये चीज़ क्या हुआ और बढ़ने लगा क्योंकि अमीर अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। और ऊपर से मिडिल क्लास जो पहले नहीं था इंग्लैंड में, मिडिल क्लास बोल के कोई क्लास अब डेवलप होने लगा था। वो क्लास जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जिनका अपना बिजनेस तो नहीं है बट वो लोग एकदम लो क्लास भी नहीं है, स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, कुछ जानते हैं। तो इन लोग का भी डेवलपमेंट होने लगा, इन लोग का भी मान जान होने लगा। तो बहुत सारा क्लास डिफरेंस हो गया, लोअर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया। तो इसके वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन, कन्फ्यूजन वाला माहौल पूरा कंट्री में फैला था। और मैथ्यू आर्नल्ड जो थे वो एक स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन थे और उनको जो डिक्लाइन ऑफ फेथ हो रहा था कंट्री में, लोग जो साइंस पे ज़्यादा विश्वास करने लगे थे और चर्च और प्रीस्ट लोग का और गॉड का बात को पे शक करने लगे थे कि ऐसा ये सच है या चार्ल्स डार्विन जो बोल रहा है वो सच है, जिसकी वजह से बहुत डिक्लाइन ऑफ फेथ हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था। उससे इनको बहुत हर्ट होता था, उनको बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अफरा तफरी मचा रहेगा हमारे शहर में तो क्या होने वाला है आगे जाके। लोग इंसान से लड़ेगा, पावर के लिए लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, पावर के लिए इंसान को मारेगा, बहुत ही तबाही दुनिया में मचने वाला है। और एक तरह से उनका जो बात था वो सही भी हुआ क्योंकि 19वीं सेंचुरी ख़त्म होते ही 20वीं सेंचुरी से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। 1940 से वर्ल्ड वार 1, 1935 से वर्ल्ड वार 2, ये सब स्टार्ट हो गया। तो ये इसी सब वजह से पावर का लड़ाई और इसी सब की वजह से वर्ल्ड वार हुआ था। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो थे, ये चीज़ उनको पहले से एहसास होने लगा कि हम लोग जो हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। ह्यूमंस लोग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने ही में लड़ रहे, मर रहे, ये सही चीज़ नहीं हो रहा है। और इसलिए वो उनका शादी हुआ था, वो खुश थे, घूमने गए थे, बट स्टिल उनके अंदर अपना कंट्री का माहौल देख के उनके अंदर एक ये पेन रहता था कि क्यों सब रिलीजन को ठुकरा के दूसरा तरफ मुड़ रहा है, क्यों गॉड पे भरोसा जो है वो सब छोड़ा है, ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से ये पोएम में हम लोग देखेंगे कि वो स्टार्ट तो करते हैं एक रोमांटिक मूड से, सी को देखते हैं, सी खूबसूरत है, काम है, सब अच्छा है, बट आस्ते आस्ते वो सैडनेस की तरफ चल जाते हैं और उनका मूड ऑफ होने लगता है, अपसेट होने लगता है, उनको सैडनेस दिखने लगता है हर तरफ। बट फिर वो ये क्या बोलते हैं, एफीमेरल फीलिंग है, कुछ देर के लिए रहता है ये फीलिंग, बट वो अपने आप को क्या करते हैं, वापस से नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, डिप्रेस होकर तो जीने से नहीं चलेगा, अपने आप को तो मजबूत बनाए रखना होगा ये सिचुएशन में। तो वो अपना पार्टनर से फिर पार्टनर के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि हम लोग जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे ताकि ये बुरा सिचुएशन को हम लोग झेल सकें और इससे उभर सकें। तो ये 19वीं सेंचुरी का असर मैथ्यू आर्नल्ड पे ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ये डोवर बीच जो लिखे हैं उसमें उनका सैडनेस जो है वो इसी वजह से 19वीं सेंचुरी में डिक्लाइन ऑफ फेथ जो था उसके वजह से ये बहुत सैड थे। अब देखो डोवर बीच का मतलब क्या हो रहा है। डोवर एक सी का नाम है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के
बाउंड्री के बीचों बीच है, माने सी के एक तरफ इंग्लैंड है और सी के एक तरफ फ्रांस है। और बीच मैंने पता है जो समुद्र किनारे की जगह को बीच बोलते हैं, तो क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड एक इंग्लिश राइटर है तो ऑब्वियसली वो इंग्लैंड की तरफ है ना। सी है बीच में, इस तरफ एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ फ्रांस है, तो इस तरफ इंग्लैंड का तरफ वाला जो पोर्शन है वो डोवर बीच इंग्लैंड का है। और यहाँ पे खड़ा है मैथ्यू आर्नल्ड, खड़ा है यहाँ पे, या उस लोकेशन के बिल्डिंग में वो हैं और उनको सामने डोवर बीच नज़र आ रहा है। और डोवर एक सी है, तो खिड़की में तब ये बोला जाता है कि हाल फिलहाल इनका शादी हुआ था, तो भी वो अपने वाइफ के साथ यहाँ पे घूमने आए थे। और ये होटल या कोई कुछ ऐसा होगा वहाँ पे, रेस्टोरेंट या होटल का वो रूम में खड़े हैं और रूम का खिड़की से वो सामने डोवर जो सी है उसको देख रहे हैं। और वो सी को देख के क्योंकि राइटर है तो देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको उसमें खास दिखेगा ही नॉर्मल पर्सन से, तो वो सी को डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे माना जा रहा है कि सुनने वाले जो लिसनर है शायद वो उनकी पार्टनर है, उनकी वाइफ है। कंफर्म कुछ बोला नहीं गया है, बट यही अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि हाल फिलहाल ही उनका शादी हुआ था। द सी इज़ काम टू नाइट, सी कैसा है आज, बिल्कुल शांत है, कोई भी हलचल या तूफान नहीं मचा है सी में। द टाइड इज़ फुल, पानी पूरा भरा हुआ है, सी में ज्वार होता है जो एकदम पानी सामने तक भरा हुआ है। द मून लाइज फेयर, और मून दिख रहा है ऊपर, उसका शैडो दिख रहा है, उसका लाइट पड़ रहा है। मून भी एकदम साफ़ सुथरा ब्यूटीफुल एकदम क्लीन दिख रहा है, कोई क्लाउड व्लाउड कुछ नहीं है। अपॉन द स्ट्रेट क्या होता है, ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ी हो, जो पानी के वजह से पानी जो होता है वो लैंड में जब घुसता है तो लैंड्स को घेर लेता है बहुत जगह से, और पतला पतला लैंड का हिस्सा ही खाली बचता है, आसपास पानी रहता है, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। मतलब नैरो लैंड है, उसके अगल बगल पानी है, तो समुंदर है तो आसपास लैंड भी है, समुंदर का पानी मिला हुआ है लैंड से, और स्ट्रेट्स बन गया बहुत सारा पतला पतला हिस्सा। अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, तो ये कहाँ का स्ट्रेट का बात हो रहा है, कहाँ का लैंड के बारे में, फ्रेंच का कोस्ट का, इंग्लैंड वाला का तरफ वाला कोस्ट नहीं, उस पार जो फ्रेंच कोस्ट दिख रहा है और ज़्यादा दूर नहीं है, सी बहुत बड़ा नहीं है कि उस पार का चीज़ नहीं दिख रहा है, उस पार का फ्रेंच कोस्ट भी दिख रहा है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, तो अब ये कहीं लाइट चमक रहा है, ग्लीम्स करना मैंने शाइन कर रहा है हल्का हल्का, और फिर लाइट चले गया। तो ये लाइट मून लाइट भी हो सकता है क्योंकि मून के बारे में भी राइटर बात किया है, या फिर हो सकता है समुद्र किनारे क्या होता था पहले, लाइट हाउस होता था, वो लंबा लंबा घर होता था, ऊपर से बत्ती जलता था और ऐसे बत्ती रोटेट करता था, गोल गोल जलता था, सब तरफ उसका रोशनी पड़ता था। तो जब बत्ती गोल गोल जलेगा तो एक तरफ पड़ेगा, फिर जब वो मुड़ के दूसरी तरफ जाएगा तो एक तरफ अंधेरा हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ लाइट हो जाएगा। तो मे बी लाइट हाउस का लाइट है, जो लाइट पड़ा दूर से देख रहा है राइटर, लाइट दिख रहा है फिर गायब हो जा रहा है, दिख रहा है फिर गायब हो जा रहा है, या मून लाइट भी हो सकता है। उस पार का फ्रेंच कोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। फिर ये अपना तरफ का इंग्लैंड का साइड का क्लिफ्स के बारे में बात करें। क्लिफ्स क्या होता है, स्मॉल स्मॉल हिल्स होता है, छोटा छोटा हिल्स, बोला ये हिल्स जो है वो चमक रहा है, ग्लिमरिंग शाइन कर रहा है और बहुत वास्ट लग रहा है, लंबा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, एक तरफ से लेकर पूरा दूसरा तरफ तक छोटा छोटा हिल्स है, तो वास्ट है, हिल्स बहुत लंबा लंबा है और चमक रहा है, मून लाइट से चमक रहा है। इतना बड़ा हिल पे तो मून लाइट ही पड़ेगा तो चमकेगा, कहीं बाहर का लाइट्स तो इतना बड़ा हिल्स को कवर नहीं कर पाएगा, तो मून लाइट की वजह से हिल चमक रहा है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, पीसफुल, मतलब ट्रैंक्विल का ऐसे मतलब होता है पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ पे ट्रैंक्विल का मतलब पीस होगा, एकदम रात का वक्त है, एकदम पीसफुल वक्त है। और बे मतलब तो पता ही, बे ऑफ बंगाल जैसे हम लोग का खाड़ी है, खाड़ी बोलते हैं बे को, तो वही पानी और लैंड जहाँ मिलता है वहाँ बे बनता है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे बे, जहाँ पे क्लिप्स है, बे बना है, वहाँ पे एकदम शांति है और क्लिप्स चमक रहा है। तो अभी तक बहुत अच्छा अच्छा हम लोग का सीन दिख रहा है, शांति, खूबसूरत, मून का लाइट चमक रहा है, हिल्स दिख रहा है, कोस्ट दिख रहा है। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर, तो यहाँ पे देखो पोएट जो है वो किसी को बुला रहे हैं विंडो के तरफ, दैट मीन्स द पोएट हिमसेल्फ इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, और अभी वो किसी और को एड्रेस करते हुए यहाँ पे बुला रहे हैं। तो हम लोग ऐसा प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि ये उनकी वाइफ ही होगी, खैर बट लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, तो कुछ पक्का नहीं बोल सकते।
तो वो उसको इनवाइट करते हैं, कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर, आज हवा बहुत रात का सुहाना है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, अब स्प्रे का लाइन क्या है, मतलब लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जब वैसे से बहता है तो झाग झाग फेंकता है, तो उसको स्प्रे बोल रहे हैं। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड, ये हवा कहाँ से आ रहा है, और बीच से आ रहा है ऑब्वियसली, समुद्र किनारे हम लोग भी जाते हैं तो हवा आता है बहुत अच्छा, दरिया किनारे जाते हैं तो हवा आता है बहुत अच्छा, और वो जो पानी का झाग बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, समुद्र के किनारे बन रहा है, जहाँ पे मून जो है मून का जो लाइट है वो लैंड पे पड़ रहा है, और लैंड कैसा लग रहा है, मून ब्लैंच लैंड, ब्लैंच मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सफ़ेद हो जाता है तो उसको ब्लैंच बोलते हैं हम लोग। तो मून का लाइट जब पानी पे पड़ रहा है और लैंड पे पड़ रहा है तो वो वाइट सिल्वर दिख रहा है, तो उसको मून ब्लैंच लैंड बोल रहा है, और वहीं पे पानी का झाग भी बन रहा है समुद्र किनारे। फिर ये हो गया सब देखने का। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, विज़न हो गया सब। अब ऑडिटरी कोई चीज़ मतलब सुनने का लिए कुछ बोल रहा है राइटर, लिसन, कुछ सुनो, देख तो लिया, अब सुनो क्या आवाज़ आ रहा है, ऑब्वियसली सिर्फ दिखेगा तो नहीं, कुछ ना, इतना शांति है तो आवाज़ भी सुनाई देगा समुद्र किनारे से। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंच एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। तो क्या बोले, क्या तुमको सुनाई दे रहा है एक खड़खड़ाहट आवाज़, ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग मतलब क्या होता है, ग्रेटिंग साउंड मतलब क्या होता है, जब हम लोग 2-4 कंकड़ पत्थर हाथ में लेके ऐसे रगड़ेंगे तो कैसे खड़ खड़ रगड़ने का आवाज़ आएगा, तो इसलिए रगड़ने को ग्रेटिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर को ग्रेट करते हैं ना, कद्दूकस करने, वो जो कद्दूकस करने वाला एक तो आता है स्टील का, उसमें से घासते हैं उसको तो पतला पतला कट के निकलता है, तो उसी को ग्रेट करना, ग्रेटिंग माने घिसना कोई चीज़ को किसी चीज़ में। तो यहाँ पे क्या चीज़ घिस रहा है जिसकी वजह से रोर माने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि सन्नाटा है पूरा आसपास तो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रहा है। क्या घिस रहा है एक दूसरे से, पेबल्स। पेबल्स क्या होता है, पेबल्स तुम लोग जानते होगे, छोटा छोटा जो कंकड़ पत्थर गोल गोल होता है समुद्र किनारे बालू में, उसको पेबल्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि पानी आ रहा है और पेबल्स को बार बार सामने खींच रहा है, फिर जब पानी जा रहा है तो फिर पेबल्स को अपने साथ खींचते हुए पीछे ले जा रहा है, और पेबल्स बार बार एक दूसरे में रगड़ रहा है, ज़मीन में रगड़ रहा है, तो उससे खड़खड़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो उसको आवाज़ तुमको सुनाई दे रहा है, जैसे ही वेव्स आ रहा है फिर पीछे जा रहा है, ड्रॉ बैक, ठीक है, फिर फ्लिंच, फिर ड्रॉ बैक, आ रहा है जा रहा है और अपने साथ ही पेबल्स को खींच रहा है, तो कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है, अनप्लीजेंट साउंड है। ग्रेटिंग रोर जो है वो प्लीजेंट साउंड नहीं है, कान को पसंद नहीं आएगा किसी को। एट देयर रिटर्न, देयर किसको बोला, वेव्स को। अब द हाई स्ट्रैंड, जैसे सामने आ रहा है, रिटर्न कर रहा है तो फिर पेबल्स को सामने फेंक दे रहा है, फिर पीछे जा रहा है तो फिर घसीटते हुए पेबल्स को बाहर लेके चल जा रहा है। बिगेन एंड सीज एंड देन अगेन बिगेन, और ये जो सिलसिला है वो चालू है, रुक नहीं रहा है। पानी आ रहा है जा रहा है, बिगेन सीज रुक रहा है, तो पहले आ रहा है थोड़ी देर रुक रहा है फिर वापस जा रहा है, आ रहा है थोड़ा देर रुक रहा है फिर वापस जा रहा है। तो हम लोग कभी भी दरिया किनारे या समुद्र किनारे डिगा होगा, मैं तुम लोग गई होगी देखी होगी, ये कंटिन्यूस चलता है, आता है वेव्स जाता है वेव्स, आता है वेव्स जाता है वेव्स, मतलब यही चीज़ चलते आ रहा है। और ये कंटिन्यूस का होता है कोई चीज़, तो क्या होता है उसमें एक रिदम बन जाता है। तो वही नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है राइटर, विच ट्रेमुलस का डांस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ये सी का जो वेव्स का मूवमेंट हो रहा है और पेबल को जो घसीट रहा है लोग, इससे क्या पैदा हो रहा है, ट्रेमुलस का डांस। ट्रेमुलस मतलब क्या होता है, एक ट्रेम्बलिंग, कपाने का या गड़गड़ाने का एक तरह से आवाज़ बोला, ये ऐसा लग रहा है। और का डांस माने क्या होता है, एक साउंड, रिदमिक साउंड, रिदम। तो ये खड़कड़ कड़कड़ 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 एक रिदमिक साउंड बना रहा है जो स्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको जब ध्यान से सुनेंगे तो इसको सुनने से अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सुनने से प्लेजेंट फीलिंग नहीं हो रहा है। इसको सुनने से क्या हो रहा है, इसका आवाज़ जो है हमारे अंदर एक इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लेके आ रहा है। इटर्नल मतलब क्या होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये वाला वेव्स का आना जाना कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये प्रोसेस, उसी तरह ये रिदम जो है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इस आवाज़ से क्या हो रहा है, खुशी नहीं मिल रहा है, क्या आ रहा है, एक तरह का सैडनेस हमारे अंदर आ रहा है। इसको सुन के हैप्पीनेस नहीं फील हो रहा है, इसको सुन के सैडनेस फील हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वहाँ जाएगा, खड़ा होएगा, सुनेगा तो उसको सैडनेस ही लगेगा, बट राइटर को यहाँ पे ऐसा लग रहा है।
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उस वक्त 19th सेंचुरी में जो माहौल पैदा हुआ था उसके वजह से राइटर जो है वो सैड फील कर रहा है, उसको हर चीज़ में सैडनेस ही दिख रहा है, उसको हर चीज़ का मीनिंग सैडनेस ही निकल रहा है। वो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं राइटर, देखो, सोफोक्लस लॉन्ग अगो। अब ये सोफोक्लस कौन आ गया? सोफोक्लस एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे ऑफ 5th सेंचुरी, ठीक है। अभी राइटर है 19th सेंचुरी में, अब बात करें 5th सेंचुरी का एक ड्रामेटिस्ट थे, क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड जो थे वो ग्रीक ड्रामेटिस्ट लोग से, ग्रीक राइटर लोग से बहुत इन्फ्लुएंस थे, उनको पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनका वर्क्स को, होता है ना आदमी इंस्पायर्ड होता है अपने पुराना गया हुआ ज़माने के लोगों से, तो वैसे वो ग्रीक लोगों से, ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ग्रीक ऑथर से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इसलिए यहाँ पे सोफोक्लस को याद करते हुए एक बात बोल रहे हैं। सोफोक्लस लॉन्ग अगो, बहुत पहले का बात है, 5th सेंचुरी में था सोफोक्लस राइटर, तो कितना पुराना बात होगा सोचो। हर्ड इट ऑन द ईगन एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो वो अपना सिचुएशन को कंपेयर करते हुए, सोफोक्लस से कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि बहुत पहले सोफोक्लस भी ऐसे ही एक समुंदर किनारे यही सब चीज़ सुने थे। कौन समुंदर किनारे? एगन। एगन एक सी है, मतलब एक मेडिटेरियन सी का एक हिस्सा है, ठीक है, जो ग्रीस के तरफ पड़ता है, शायद मेडिटेरियन सी का एक हिस्सा है। तो वो भी सी के तरफ खड़े होके ऐसे ही इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस को सुने होंगे, जो अभी आज हम सुन रहे हैं डोवर बीच के ऊपर खड़े होके। तो डोवर बीच को ईगन से कंपेयर करते हैं और ख़ुद को सोफोक्लस से कंपेयर करते हैं, और वो सुन के मेरे अंदर जैसे इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस आ गया है, वैसे ही सोफोक्लस के अंदर भी ये रिदम सुन के, पानी का ये सब सुन के उनके अंदर भी एक सैडनेस आ गया होगा। क्या आ गया होगा? इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। टर्बिड मतलब क्या होता है? देखो, मडी, पानी के, समुद्र किनारे पानी कैसा होता है? कोई कोई तो बहुत क्लीन होता है, बट कहीं कहीं क्या होता है, गंदला पानी होता है, मिट्टी मिट्टी पानी होता है, उसको मडी पानी होता है, उसको टर्बिड बोलते हैं। और एब एंड फ्लो पता है, पानी का आना, पानी का जाना। जब पानी ऊपर उठता है वेव, तो उसको वेव को हाई बोलते हैं, और जब पीछे जाता है, पानी कम होता है, तो उसको एब बोलते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, वैसी हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर वैसी हो रहा है, ये किसका कंपेयर किया था? ह्यूमन मिजरी, ह्यूमन लोग का तकलीफ़ को, क्योंकि ह्यूमन का मिजरी भी ऐसे ही लगा है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फेद भी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, हर चीज़ एक समान नहीं रहता हमेशा। तो इसीलिए सोफोक्लस से कंपेयर करती कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा उस वक्त भी, क्योंकि बदलाव तो हर एरा में होता है। पहले 100 साल जो पहले था वो अभी तो नहीं रहेगा, चेंजेस तो हर एरा में होता है, और हर चेंजेस अच्छा नहीं होता है, हर चेंजेस हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो सोफोक्लस के टाइम में कुछ चेंजेस हुआ होगा जो उनको पसंद नहीं आया था, और वो इसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन में आज मैथ्यू आर्नल्ड है। फिर क्या बोलते, देखो, वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ऑफ थाट हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। तो वहाँ तक मिजरी तक वो सोफोक्लस के बात कर रहे थे, अब वी यहाँ पे आ गए हम लोग को भी ऐसा महसूस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे कौन है? राइटर है, उसके साथ जो उसका पार्टनर है वो है, और इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सभी ये कन्फ्यूजन और सभी ये फ्रस्ट्रेशन में अभी ये हैं, इंगेज्ड हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ऑफ थाट हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। ये किस सी के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो सामने हम लोग का डोवर सी है, नॉर्दर्न सी, नॉर्थ में है ये सी, हमारे सामने ये जो सी है उसका वेव्स और उसका हरकत से जो फीलिंग्स आ रहा है सुन के, वो वैसे ही है जैसे सोफोक्लस को एगन सी के तरफ खड़ा होके आया था। फिर थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे मेन जो बोलना चाह रहा है, जो फीलिंग है मेन राइटर का, वो हम लोग समझ रहे कि किस चीज़ से इतना वो सैड है। किस चीज़ से सैड है? देखो, द सी ऑफ फेथ। तो सी ऑफ फेथ, फेथ का समुंदर, यानी किस, कौन सा फेथ? रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ का जो पूरा एरा था, जो वक्त था, रिलीजियस फेथ जो भरपूर था, सी में जैसे पानी भरपूर है, वैसे जब दुनिया में रिलीजियस फेथ भरपूर था, वॉज वंस टू एंड द फुल। बोले ना, एक वक्त ऐसा था जब वो फुल था,
पूरा भरा हुआ था, हर लोगों के दिल में फेथ भरा हुआ था, रिलीजियस फेथ भरा हुआ था। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक अ फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रीडल फर्ल्ड, और समुंदर का जो सी ऑफ फेथ था वो पूरा भरपूर था, भरा हुआ था, और पूरा अर्थ को वो क्या किया हुआ था, पूरा गोल राउंड कवर किया हुआ था, जैसे एक ग्रिडल करता है। ग्रिडल क्या होता है देखो, ग्रिडल जिसको हम लोग कमर बंद बोलते हैं, चांदी उंदी का होता है, शादी वादी पहनता है, ये एक तरह समझ लो बेल्ट समझ लो। तो बेल्ट का या कमर बंद का क्या काम होता है, वो क्या करता है, हम लोग का जो कपड़ा है या पैंट है उसको सिक्योर करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, हम लोग का या वेस्ट जो है हम लोग को उसको टाइट करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कपड़ा को पकड़ के रखता है। तो सी ऑफ फेथ भी जब पूरा भरपूर था तो वो समुंदर जो है अर्थ के इर्द गिर्द क्या हुआ था, एक बेल्ट के तरह प्रोटेक्टिव लेयर बना के मौजूद था। तो हम लोग जानते ही हैं अर्थ में पानी बहुत ज़्यादा है, लैंड 30% है, 70% वाटर है, हम लोग जानते हैं। तो वाटर क्या किया है, लैंड को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये सी ऑफ फेथ जो था वो इंसान को, दुनिया का हर इंसान को क्या करके रखा था, प्रोटेक्ट करके रखा था। रिलीजन जो होता है, स्पिरिचुअलिटी जो होता है, वो इंसान को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो जो भी गॉड में विश्वास रखता है उससे वो हेल्प मांगता है, प्रोटेक्शन मांगता है, उसको ऐसा फील होता है कि वो गॉड उसका परिवार का क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। और जब हम लोग गॉड ही पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा, इंसान का अंदर उतना ताकत नहीं है कि वो एक इंसान को प्रोटेक्ट करे। ऑब्वियसली एक सुपर पावर है, गॉड है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो वो सी ऑफ फेथ था, इंसान का विश्वास था, रिलीजियस फेथ था, और ये विश्वास से ये अर्थ क्या था, प्रोटेक्टेड था। एक वक्त था जब ये प्रोटेक्टेड था, पूरा फेथफुल था और इंसान पूरा प्रोटेक्टेड था। बट नाउ आई ओनली हियर, बट नाउ, ये वंस एक ऐसा होता था, बट नाउ ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या सुनाई दे रहा है, आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। अब सिर्फ क्या सुनाई दे रहा है, इसका मेलनकली, इसका मनी सी ऑफ फेथ का मेलनकली मतलब क्या होता है, सैडनेस, दुख, इसका सिर्फ दुख वाला आवाज़ सुनाई दे रहा है। कौन सा आवाज़, लॉन्ग विड्रॉइंग रोड। विड्रॉ करना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब पीछे जाता है, पीछे हटता है तो विड्रॉ बोलते हैं। और एक इसका कॉमर्स में भी ये टर्म है, फाइनेंशियल में भी, बैंकिंग में भी, तो वो होता है पैसा निकालना, उसको विड्रॉ बोलते हैं। तो एक तरह से इंग्लिश में यही विड्रॉ का मतलब हुआ, जैसे कोई चीज़ निकल रहा है, मैंने जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉइंग का मतलब क्या हो रहा है, समुंदर जो है विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स जा रहा है, पीछे हट रहा है, जो कि पूरा पकड़ के अर्थ को खड़ा था, पूरा उसको प्रोटेक्ट करके, अब वो क्या कर रहा है, आस्ते आस्ते पीछे हट रहा है, क्योंकि उसको अब कोई मान ही नहीं रहा है। सब लोगों के दिल से जब फेथ ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स दुनिया से पूरा आस्ते आस्ते फेथ ख़त्म हो रहा है। रिट्रीटिंग मतलब भी वही होता है, टू गो बैक। विड्रॉइंग, रिट्रीटिंग मतलब यही हो रहा है। और जाते वक्त कैसा आवाज़ आ रहा है, ऑब्वियसली मेलनकली है, सैड है, ये खुशी तो जा नहीं रहा है, क्योंकि अच्छा चीज़ तो हो नहीं रहा है। टू ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस डियरर एंड नेकेड शिंजल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जब चले जाएगा, आस्ते आस्ते करके रिट्रीट हो जाएगा, पीछे चले जाएगा, तो क्या बचेगा, इंसान क्या होगा, इंसान के समझ लो सर के ऊपर से प्रोटेक्शन गायब हो गया। जैसे कि पानी पीछे चल जाता है तो समुद्र किनारे जो भी पत्थर कंकड़ है वो सारा के ऊपर से प्रोटेक्शन चले जाता है, और वो पूरा ज़मीन में नेकेड हो जाता है, ऐसे लगता है कि पूरा खाली नंगा पड़ा हुआ है, कोई उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। उसी तरह इंसान का भी हालत हो जाएगा। और जब ऐसे हवा होता है ना, प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो हवा आएगा तो कोई भी कंकड़ बालू कहीं भी उड़ जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर वो नहीं है, पानी के अंदर रहेगा तो वो सेफ़ रहेगा। तो ये बोल रहा है, टू ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस डियरर। तो ये नाइट विंड जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो ये विंड जो है, विंड समझ लो एक तरह से यहाँ पे वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब जितना कुछ हुआ है उसका एक आंधी चला है, समझ लो तूफ़ान चला है बदलाव का। ये विंड जो हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, हम लोग के पूरा आसपास ये विंड है, तो विंड को कंपेयर कर रहा है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लैक ऑफ रिलीजियस फेथ का विंड को। ये विंड जो है डाउन द वास्ट एजेस डियरर, डियरर माने क्या होता है देखो, थका हुआ, ठीक है,
एजेस क्यों थका हुआ है, क्योंकि इतना देर से ये आना जाना, वेव्स आ रहा है जा रहा है, वेव्स आ रहा है जा रहा है एज पे, किनारा पे, इसलिए क्या है उसको थका हुआ बोल रहा है। तो इस एजेस पे जो सिंजल्स है, सिंजल्स माने हो क्या, पेबल्स, छोटा छोटा पत्थर, वो क्या हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा। और नेकेड होने का मतलब क्या हुआ, वो अब अनप्रोटेक्टेड हो गया। अब उसके साथ कुछ भी बुराई हो सकता है, उसके ऊपर से फेथ का कवरिंग जो है निकल गया। तो ये इतना थर्ड स्टैंजा तक राइटर जो है वो ये कर रहा है, मतलब एक तरह से फोरटेल कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, आने वाला ज़माना का उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत सैड है। और उसका एक वो रीज़न दे रहा है, लैक ऑफ फेथ। लैक ऑफ फेथ हुआ, सी ऑफ फेथ मैंने वही रिलीजियस फेथ का जो भरा हुआ था सबके दिल में इमोशन, उसको सी ऑफ फेथ बोल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म होने से हम लोग का पूरा ह्यूमैनिटी जो है हम लोग का सब खतरे में आ जाएगा। जैसे पानी के चले जाने से सिंजल्स पेबल्स नेकेड हो जाते हैं, वैसे ही रिलीजियस फेथ के ख़त्म हो जाने से ह्यूमैनिटी और इंसान जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तब उसका क्या होगा कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। बट क्योंकि वो अब इतना सैड नहीं रह सकता, वो आया है एंजॉय करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, तो वो अपने पार्टनर की तरफ देखता है और कुछ होप के साथ, होपलेस तो एकदम नहीं हो सकते, राइटर्स है, राइटर लोग ही अगर होपलेस हो जाएगा तो फिर वो ऑडियंस को अपने रीडर्स को क्या होप देगा। तो क्या बोल रहे हैं देखो, लास्ट स्टैंजा में कुछ होप दिखाते हुए, लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। चलो कम से कम हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रू रहें, हम लोग एक दूसरे के साथ सच्चाई से पेश आएँ। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। क्यों हम लोग को एक दूसरे के साथ अच्छा से रहना है, क्योंकि हमारे सामने एक बिल्कुल नया दुनिया है, हमारे सामने नए ड्रीम्स हैं, क्योंकि नया नया शादी हुआ हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप है, नया शादी हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ ड्रीम्स होगा, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स होगा, नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है। हैड रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। तो हम लोग के लाइफ में तो नया लाइफ शुरू हुआ है, नया वर्ल्ड है हम लोग के लिए, बट एक्चुअल जो वर्ल्ड में रह रहे हैं हम लोग, उसमें तो कोई जॉय नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई लाइट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक अजीब टाइप का कन्फ्यूजन से गुज़र रहा है हम लोग का कंट्री। तो हम लोग कम से कम एक दूसरे के बीच में प्यार बनाए रखें, हम लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल रखें, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं है। नो सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड भी नहीं है। सर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, सर्टेनिटी, माने कुछ पक्का पुख्ता कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कुछ हो जा रहा है, कुछ डार्विनिज़म बोल के नया थ्योरी आ गया, कब कुछ नया, फिर एक नया साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर रिलीजन पे लोग शक करने लगेंगे। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। कोई पीस नहीं है, नॉट पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, और हेल्प फॉर पेन भी नहीं है, क्योंकि बोले क्लास डिफरेंस है, लोग एक दूसरे को हरा के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं मेरा इंडस्ट्री, मेरा फैक्ट्री ज़्यादा तरक्की करे, सब कोई चाह रहा है कि हमको नौकरी मिल जाए, उसको नहीं मिले, क्योंकि सब अफरा तफरी हो गया, तो कोई किसी का मदद करने नहीं आ रहा, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश वर्ल्ड हो गया है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। और हम लोग मीन्स हम लोग का सोसाइटी, पूरे हम लोग इंग्लैंड के लोग, हम लोग क्या हैं, लग रहा है एक डार्कलिंग प्लेन पे खड़े हैं, मतलब एक अंधेरा ज़मीन पे खड़े हैं। और क्या है वहाँ पे, अंधेरा है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। स्विफ्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और अंधेरा ज़मीन है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब जब अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो अलार्म्स बज रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि सोल्जर्स लोग होते हैं जब लड़ाई करने के लिए आते हैं एक कंट्री का दूसरा कंट्री से, तो लोग को अलार्म्स बजा के इंडिकेशन दिया जाता है कि अब लड़ाई स्टार्ट करो, ये करो, वो करो। तो वही बोल रहा है, तो उसी से कंपेयर करके बोल रहा है राइटर कि जब अंधेरा रहेगा और कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो अलार्म्स बजेगा, तो आदमी सोचेगा कि कहाँ से अलार्म बज रहा है, किधर हमको जाना है, किधर लड़ना है, किससे लड़ना है। तो ये बोला, स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट मैंने भागना, कि अलार्म बजा, चलो भागे, कहाँ भागे, अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ जाए नहीं जाए, तो एक स्ट्रगल हो गया है। क्लैरिटी होता है, उजाला होता है सामने, तो आदमी जानता है कि हमको ये रास्ता में चलना है, ये रास्ता में नहीं चलना है, ये रास्ता मेरे लिए सही है, ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। पर जब डार्क रहता है, इंसान का दिमाग डार्क है, कंफ्यूज्ड है, कोई उसको नॉलेज नहीं है सही, तो वो इंसान क्या होगा,
कंफ्यूज रहेगा, कहाँ जाए नहीं समझेगा। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट, तो क्या हालत है बताएं, आर्मी से कंपेयर करके बोलता है एक अंधेरा रात और आर्मीज़ लोग हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन किसको मार रहा है, वो अपने ही सोल्जर को मार दे रहा है कि दुश्मन को मार रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अंधेरा में तलवार चलाया जा रहा है। तो वैसे ही अभी इंग्लैंड का हालत है, कोई समझ नहीं रहा क्या करना है, बस जो जहाँ जा रहा है कोई उसके पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसका क्या नतीजा होने वाला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस जो हो रहा है उसी के पीछे पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं कंफ्यूज होकर। कोई क्लैरिटी किसी के दिमाग में नहीं है, कोई मेंटली किसी को सुकून नहीं है। तो यही ये पोएम में बता रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड। विक्टोरियन एज में क्या हालात थे, 19th सेंचुरी में क्या हालात थे, वो कैसे इससे अफेक्टेड हुए थे और वो क्या होप रखते थे अपने पार्टनर से। यही पोएम था, कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ लेना।